मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, अच्छी बात है। चलो, मैम इतने तुम लोग कैसे आ गए? भूल गए क्या कि कल AITS है? हाँ सही है, सही, बिल्कुल सही कियो। क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, हाँ तो चैप्टर का नाम लिखिए बेटा। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब जानते हो तुम अच्छे से, क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? करेक्टर्स का ट्रांसफर होना, कहाँ से कहाँ? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, तो करेक्टर्स का ट्रांसफर होना मॉलिक्यूल्स पे कैसे डिपेंड करता है? कैसे मॉलिक्यूल्स की हेल्प से करेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, उसकी स्टडी हम करेंगे इस चैप्टर में। मॉलिक्यूल्स बोले तो किसकी बात कर रहा है? बायोमोलिक्यूल्स की। ठीक है, और बायोमोलिक्यूल कौन कौन होते हैं? मॉलिक्यूल्स का मतलब किसकी बात कर रहा है ये? बायोमोलिक्यूल्स। किसकी बात करेगा? बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन होते हैं हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक, ये क्या है हमारे पास? बायोमोलिक्यूल है। अब बायोमोलिक्यूल्स तो ये सारे हैं, लेकिन इनहेरिटेंस किस पे बेस है? न्यूक्लिक एसिड पे बेस है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड ही क्या करेगा? करेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाएगा। अब न्यूक्लिक एसिड भी हमारे पास दो होते हैं, एक होता है RNA, एक होता है DNA। ठीक है, RNA बोले तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA बोले तो डी ऑक्सी, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इनहेरिटेंस किस पे बेस है? न्यूक्लिक एसिड पे बेस है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। इनिशियल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनको किस में रखा था? एल्गी में रखा था। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अब इसको प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। लेकिन हम तो इसको एल्गी में ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो बुक है ना, वो हम पहले से जैसा बन रहा है उसी पैटर्न पे पढ़ते आ रहे हैं, उसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं, इसलिए। चले आगे, कुछ बच्चे लिख रहे हैं। अब देखो बेटा, न्यूक्लिक एसिड दो है हमारे पास, एक है RNA, एक है DNA। तो सबसे पहले हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं RNA और DNA में। पता ही है तुम्हें क्या डिफरेंस होता है? RNA को राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, उसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि RNA में राइबोज शुगर पाया जाता है और DNA में डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है। ठीक है, क्या मतलब है? चलूं आगे? क्या हो गया, तबीयत खराब है क्या? दिखाओ डॉक्टर को, नंबर वंबर तो नहीं बढ़ गया है?
हो जाता, मेरा नंबर बढ़ा था तब मेरे भी सर दर्द होता था। चले अब आगे। तो एक तरफ लिखेंगे हम आरएनए, दूसरी तरफ लिखेंगे हम डीएनए। आरएनए और डीएनए, क्या डिफरेंस है? इसमें क्या होता है, राइबोज सुगर पाया जाता है। आरएनए में कौन सा सुगर होता है? राइबोज सुगर, राइबोज सुगर प्रेजेंट। और इसमें कौन सा सुगर होता है? डीऑक्सी राइबोज सुगर प्रेजेंट, डीऑक्सी राइबोज सुगर, इसमें डीऑक्सी राइबोज सुगर पाया जाता है। डिफरेंस क्या है राइबोज सुगर और डीऑक्सी राइबोज सुगर में? राइबोज सुगर की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, यहाँ पे क्या आएगा, H और OH, यहाँ पे H और OH, यहाँ पे OH H, यहाँ क्या आएगा, CH2OH और H। ठीक है, ये तो क्या हो गई, राइबोज सुगर। ये कौन सा कार्बन है? ये फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर कार्बन, ये थर्ड, ये फोर और ये फिफ्थ। 5 कार्बन है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पेंटोज सुगर भी बोला जाता है। राइबोज सुगर कितने कार्बन की होती है? 5 कार्बन की, इसलिए क्या बोला जाता है, पेंटोज सुगर। ठीक है, इसमें डीऑक्सी राइबोज में क्या होगा, ऐसी ही सुगर होगी। यहाँ पे क्या पाया जाएगा, H और OH, यहाँ पे OH और H, यहाँ CH2OH और H। ठीक, ये कौन सा नंबर कार्बन, फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकंड नंबर कार्बन, थर्ड नंबर कार्बन, फोर्थ नंबर कार्बन और फिफ्थ नंबर कार्बन। इसमें क्या है, देखो सेकंड नंबर कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, OH। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, डीऑक्सी, मतलब डिलीट कर दो किसको, ऑक्सीजन को, कहाँ से, सेकंड नंबर कार्बन से। ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है कि डीएनए में सेकंड नंबर कार्बन पे क्या पाया जाता है, H पाया जाता है, OH नहीं पाया जाता है। जब यहाँ से O हट जाता है तब राइबोज सुगर को ही हम क्या बोल देते हैं, डीऑक्सी राइबोज सुगर। इतनी बात समझ आई? आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कौन होता है, 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होंगे इसमें, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, डीएनए में क्या होंगे, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होंगे, नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, इसमें यूरेसिल। अब देखो, इसमें एक तो यूरेसिल प्रेजेंट है, दूसरा OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है, मोर रिएक्टिव। क्या होता है, आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू डीएनए, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो मोर रिएक्टिव लेस स्टेबल, और ये क्या होगा, मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव, या फिर बोल सकते हैं लेस रिएक्टिव मोर स्टेबल।
चले आगे। आ गई तुम? कल क्यों नहीं आई थी? अच्छा। उसको पैसे टाइम पे दिया करो तो वो टाइम पे आए। हाँ, तभी नहीं आता वो। कल 11th रिवाइज करवाई थी। चले आगे। चलें बेटा, अब देखो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? डीएनए के बारे में। पढ़ लें। डीएनए क्या होता है? डीएनए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है डीएनए? किसको बोलते हैं? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब बताओ न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? सही बोल रहे हो। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती है। क्या क्या? एक होता है नाइट्रोजिनस बेस, एक होता है पेंटोज शुगर, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। दूसरा पेंटोज शुगर, जो अभी बनाई हमने, पेंटोज शुगर। और तीसरा क्या होता है? बोलो। फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीजें होती है किसमें? एक न्यूक्लियोटाइड में। अब नाइट्रोजिनस बेसेस जो होते हैं ना बेटा जी, वो भी कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से? प्यूरिन और पायरिमिडीन। कौन कौन? प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन में कौन आएगा? ग्वेनिन और एडेनिन। इसमें कौन आता है? ग्वेनिन, ग्वेनिन आएगा और एडेनिन आएगा। और पायरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन। साइटोसिन और थाइमिन। अगर डीएनए है तो क्या आएगा? थाइमिन। ठीक है। अगर आरएनए है तो क्या आएगा? यूरेसिल। थाइमिन की जगह पे क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। पेंटोज शुगर की बात करें तो कौन सा शुगर होता है? डी ऑक्सी राइबोज शुगर। कौन सा? डी ऑक्सी राइबोज, जो अभी बनाया था हमने। डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है किसमें? डीएनए में। फॉस्फेट ग्रुप होता ही है। ठीक है। तो इन सब को मिला के हम क्या बोल देते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। अब देखो, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर, इन दोनों को एक साथ बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। आगे चल, आगे वाली स्लाइड पे लिखेंगे।
चले। अब देखो, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फोस्फेट ग्रुप, फोस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलके क्या बनाए थे? न्यूक्लियोटाइड बनाए थे कि नहीं बनाए थे? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजिनस बेस और फोस्फेट शुगर, इन दोनों को एक साथ मिला के हम क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोसाइड, ठीक। तो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फोस्फेट ग्रुप इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर हम फोस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे तो भी उसको हम क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं, ठीक है। अब बताओ, डीएनए की लेंथ कितनी बड़ी होगी जितने ज़्यादा उसमें क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ही क्या होंगे? नाइट्रोजिनस बेस होंगे, ठीक है। तो बोल सकते हैं ना, लेंथ ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, क्योंकि जितने न्यूक्लियोटाइड उतने ही क्या होंगे? नाइट्रोजिनस बेसेस होंगे हमारे पास। चले आगे, लिख लिया सबने? अब बताओ, देखो जितने ज्यादा नंबर होंगे उतने लेंथ होगी, तो किसमें कितने नंबर होते हैं नाइट्रोजनस बेस के? बात करें किसकी? लेम्डा बैक्टीरियोफेज, किस किस का एग्जाम्पल दे रखा है? एक तो लेम्डा बैक्टीरियोफेज, दूसरा 5×174 बैक्टीरियोफेज, एक दे रखा है ई कोलाई एस्चेरेसिया कोलाई, एक दे रखा है ह्यूमन में भी कौन सा? हैप्लॉइड सेल में, हैप्लॉइड में कितना नाइट्रोजनस बेस होता है? तो लैम्डा बैक्टीरियोफेज में कितना होता है? 48,502 बेस पेयर या बेस पेयर्स, और इसमें
5 3 8 6 न्यूक्लियोटाइड्स। बेस पेयर नहीं है इसमें, सिर्फ नाइट्रोजिनस बेसेस हैं। ठीक है, इसका मतलब इसका जो डीएनए है या फिर इसमें जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है, बेस पेयर नहीं है। इसका मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड। न्यूक्लियोटाइड्स दे रखा है ना कि बेस पेयर। ई कोलाई में कितना होगा, 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर, और ह्यूमन के हैप्लॉइड में 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। हैप्लॉइड में इतना है तो डिप्लॉइड में कितना हो जाएगा, इस इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से, तो 2 इंटू 3.3 इंटू 10 की पावर 9, तो कितना आ जाएगा, 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। ये याद करना है तुम्हें कि किसमें कितने नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। हम्म, नाइट्रोजनस बेस या फिर न्यूक्लियोटाइड्स बोल सकते हैं। इसीलिए क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड। बाकी सब में क्या है, बेस पेयर। पेयर है मतलब पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग है मतलब डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है। क्या देख रहे हो तुम? तुम्हें कुछ पूछना है, पन्ने पलट रहे हो ना, कुछ हुआ फायदा? अभी तो टेस्ट दिया ही नहीं, कल दोगे ना। अच्छा, वो कितने क्वेश्चन सही हुए? नहीं, बेटा बैग नहीं खोलोगे क्या आज? बुक भी नहीं लाए? फिर क्या करने आए हो? ऐसे संभालने आ गया कोचिंग की, सिलेबस सही चल रहा है, मैम पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही है? भेजा है एक दो टीचर को, अभी कोई रिप्लाई नहीं आया उनका। तुम ये नहीं पढ़ रहे अभी, एनाटॉमी पे ही हो? इसके इससे कुछ सीखो, इसके जैसे पढ़ा करो, दोस्त है तुम्हारा।
A somatic cell that has complete the S phase of its cell cycle. बेटा आवाज, सोमेटिक सेल है मतलब उसमें कितने क्रोमोजोम है 46, ठीक है, और एक क्रोमोजोम पे कितना डीएनए 2C और 2C 4C डीएनए एज कंपेयर टू द गैमेट स्पीसीज हैज। तो गैमेट में कितने क्रोमोजोम 23, ठीक है, सोमेटिक सेल में कितने 40, तो गैमेट में कितने क्रोमोजोम 23, ठीक है, और सोमेटिक सेल में कितने 46, तो क्रोमोजोम का नंबर कितना हो गया डबल, ठीक है। और जब क्या होता है सेल डिवीजन होता है उसके बाद में डीएनए का अमाउंट क्या हो जाता है 1/4, ठीक है, मतलब उसमें क्रोमोजोम का नंबर कितना है पहला क्यों टिक किया तुमने? सोमेटिक सेल में डिप्लॉइड होता है बेटा, और गैमेट में यहाँ पे जनरेटिव सेल होता, वो तो कॉमन पता होना चाहिए कि कौन सी डिप्लॉइड कौन सी। एनसीईआरटी ने ये बोला है कि डिप्लॉइड में होता है डबल होता है, ठीक है, हैप्लॉइड में आधा होता है, ये तो बोला है ना। अब तुम्हें ये तो पता होना चाहिए अपनी कौन सी सेल हैप्लॉइड होती है कौन सी सेल डिप्लॉइड होती है। क्या क्या बताना है? ये अभी ये पढ़ा दूं फिर जाते वक्त पूछना। पढ़ाऊंगी नहीं मैं तो क्या करूंगी? अरे अभी ये चैप्टर पढ़ा दूं फिर क्लास के बाद में डाउट पूछना, क्योंकि तुम्हें पूरा टॉपिक पूछना है। कौन याद किया मेरे को सुबह सुबह? हाँ, अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बनाए? अरे बना ले न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अभी हमने बात की न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलके, बेटा बातें नहीं, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या बनाऊंगी, पेंटोज शुगर, जो अभी बनाया था हमने। यहाँ पे क्या बनाया था H और OH, यहाँ पे H और H, यहाँ पे H और OH, यहाँ पे CH2OH और H, ये क्या है पेंटोज शुगर। इसके पहले नंबर कार्बन पे कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजिनस बेस। पहले नंबर कार्बन पे कौन जुड़ता है, नाइट्रोजिनस बेस। कौन से बॉन्ड के थ्रू, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से पहले नंबर कार्बन पे कौन जुड़ता है, नाइट्रोजिनस बेस। और फिफ्थ नंबर कार्बन पे कौन जुड़ेगा, फॉस्फेट। और तुम्हें पता है फॉस्फेट की स्ट्रक्चर कैसी हो, फॉस्फोडाइएस्टर कहाँ से आ गया, नहीं बनेगा फॉस्फोडाइएस्टर। कैसी होती है, H3PO4, मतलब P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH, ऐसी स्ट्रक्चर होती है फॉस्फेट की। तो यहाँ पे फॉस्फेट ऐड करेंगे हम तो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH, ये इसके साथ जुड़ेगा तो क्या निकल जाएगा, वाटर निकलेगा ना वाटर। तो यहाँ से वाटर को आउट कर देते हैं और यहाँ पे क्या बना देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं, कौन सा, CH2OR। देखो C डबल बॉन्ड OR क्या होता है, एस्टर बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, P डबल बॉन्ड O है और ये क्या है O, और ये क्या है R ग्रुप, ठीक है। तो ये भी क्या है एस्टर, लेकिन यहाँ पे कार्बन की जगह क्या है, फॉस्फोरस, इसलिए इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ना कि फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब ऐसे ही क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या होंगे, ऐड होते जाएंगे।
अब इसके साथ मैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ दूं तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है दुर्गा। ये क्या बना दिया हमने, पेंटोज शुगर। इधर हम क्या बना देंगे, दूसरा नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, और यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे HOH, और यहाँ पे क्या था, CH2OH था। अब ये फॉस्फेट ग्रुप है, एक OH तो इस OH के साथ मिलके क्या बना देगा, एस्टर बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ से भी मैं इधर मैं एस्टर बॉन्ड बना दूँ, होगा ना ऐसा, और एक ऐसा होगा, एक OH इसके पास बाकी रह जाएगा। समझ आ गया। अरे यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, H2O निकल गया, बचा क्या O। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी H2O निकल गया, बचा क्या O। तो P डबल बॉन्ड O O R, P डबल बॉन्ड O O R, दो बॉन्ड, दो बार फोस्फो एस्टर बॉन्ड बना रहा है ना, तो इस बॉन्ड का नाम क्या हो गया, फोस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, फोस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। अब ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे जुड़ गए। तो जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उस पे क्या फ्री रहेगा, 5 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट, जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। और जो आखिरी वाला है वहां पे क्या फ्री रहेगा, OH। ठीक है, तो जिस एंड पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है उस एंड को बोला जाता है 5 प्राइम एंड। क्या बोलेंगे, 5 प्राइम एंड। और जिस एंड पे क्या फ्री होता है, OH, उसको क्या बोलेंगे, 3 प्राइम एंड। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, फॉस्फेट ग्रुप फ्री मतलब बॉन्ड नहीं बना रहा है, कौन से एंड पे, 5 प्राइम एंड पे। ठीक है, दूसरा क्या है, OH ग्रुप फ्री किस पे, 3 प्राइम एंड पे। आगे इतनी बात समझ में, कहाँ बना रहा है, आगे फ्री है ना, डाइएस्टर बॉन्ड नहीं बना रहा ना। हेलो, हाँ जी, अभी करिए, और वो जो रात में आप बना के गए थे ले जाना, खाया नहीं है कुछ भी। हाँ, शाम को मैं क्लास में थी, अभी भी क्लास में ही हूँ। हाँ हाँ, तब तब मैं स्कूटी पे थी। ठीक है, अभी चले जाइएगा।
ऐसे तुम्हें डीएनए की स्ट्रक्चर बना के दे दे, ठीक है, इसमें पूछ ले तुम्हें कि कितने फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, कितने फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है और कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो बताओ कितने इस स्ट्रक्चर में कितने हैं? एक फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और दो नाइट्रोजनस बेस। तो जितने मोलिक्यूल की स्ट्रक्चर दी जाएगी उसमें से कितना कम होगा? एक कम होगा क्या? फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड कैसा होता है? एस्टर होता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या है? फॉस्फेट ग्रुप, ये क्या है? पेंटोज शुगर, ये क्या है? फॉस्फेट ग्रुप, ये क्या है? पेंटोज शुगर। मतलब ऐसे से स्ट्रक्चर बन रही है, क्या बन रही है? ऐसे। और ऐसा क्या होता है अपनी बैक बैकबोन, क्या होती है? बैकबोन की स्ट्रक्चर ऐसी सी बना रखी है ना लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। तो देखो ये जो ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है ये क्या है? बैकबोन ऑफ डीएनए। बैकबोन ऑफ डीएनए कौन बना रहा है? फॉस्फेट और शुगर। कौन बना रहा है? फॉस्फेट और शुगर। और नाइट्रोजनस बेस कहाँ है? अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है। तो पूछा जाता है बैकबोन ऑफ डीएनए किससे बनता है? फॉस्फेट ग्रुप और शुगर से। और नाइट्रोजनस बेसेस क्या होते हैं? प्रोजेक्टेड टुवर्ड इनर साइड। बैकबोन ऑफ डीएनए मेडअप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। sugar and phosphate group and nitrogenous bases project inside। तो इसमें से कितने क्वेश्चन बन गए देखो इतनी सी स्ट्रक्चर में? बोलो बेटा। हैं? किसमें? फॉस्फोएस्टर एक ही तो है। ये पहला जो बॉन्ड है ये क्या है? फॉस्फोएस्टर। ये कौन सा है? फॉस्फोडाइएस्टर। ये जो स्ट्रक्चर बनाई है इसमें फॉस्फोएस्टर कितना है? एक ही है। हाँ फॉस्फोएस्टर तो हमेशा एक ही रहेगा। फॉस्फोडाइएस्टर ज्यादा होंगे। आ गया समझ में? पक्का? लग तो नहीं रहा है मुझे तुम्हारे रिएक्शन से। नहीं आया ना? उस डीएनए की स्ट्रक्चर में देख के बताती हूँ। झूठ क्यों बोलते हो कि समझ आ गया? बेटा टीचर हैं हम, फेस से हैं? ये क्या कौन सा बॉन्ड है? फोस्फो एस्टर, क्योंकि एक ही एस्टर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। एस्टर बॉन्ड क्या होता है? पी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है। तो पी यहाँ पे इसने बनाया नहीं है, डबल बॉन्ड ओ एच ऐसे होता है ना। तो एक ओ एच इसके साथ बन गया ओ। हाँ इसने पूरा ऐसे पूरा बॉन्ड बना के नहीं बताया, इसने सीधा स्ट्रक्चर बता दिया है। हाँ हाँ फोस्फोएस्टर जो एक बॉन्ड बन रहा है, ये एक ही तो एस्टर बॉन्ड बन रहा है, फोस्फेट और कार्बन के बीच में एक ही एस्टर बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो है ये इधर इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ भी बॉन्ड बना, इसके साथ भी बना रहा है, तो दो बना रहा है, तो डाई एस्टर। सुन लो तो बेटा, डाई एस्टर। ये भी इसके और इसके साथ डाई एस्टर, इसके साथ डाई एस्टर, लास्ट वाले में तो ओ OH रहेगा ना। तो एक ही बनेगा, देखो एक ही बन रहा है, वो सिर्फ फिफ्थ कार्बन पे होता है। हाँ यही तो, अब समझ में आया। चलें आगे? अरे चलें।
अब क्या है, अब क्या पढ़ना है? सबसे पहले फ्रेडरिक मिस्चर ने डीएनए को डिस्कवर किया था और क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। कब डिस्कवर किया था? 1869 में। कौन? फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्राइड राइस, ये क्या हो गया? अच्छा, यहाँ अब पीसी। हाँ, क्या होगी स्पेलिंग? FRIED, फ्रेड रिच। अच्छा, फ्राइड रिच, फ्राइड राइस, क्या बात है। फ्रेडरिच मिक्सचर। फ्राइड राइस को मिक्सचर में कब? 1869 में क्या किया था? डिस्कवर्ड डीएनए एंड नेम्ड, क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। गांधी जी ने डिस्कवर किया था, है? और क्या नाम दिया था इसे? न्यूक्लिन नाम दिया था। किन्होंने? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। फ्रेडरिक मिक्सचर ने डीएनए को डिस्कवर किया और न्यूक्लिन नाम दिया। फिर हमारे पास साइंटिस्ट आए, कौन? वाटसन एंड क्रिक नहीं, उससे पहले कौन आए? विलियम्स विलियम रोजलिन एंड फ्रैंकलिन। कौन आए? रोजलिन एंड फ्रैंकलिन साइंटिस्ट आए। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, अरे क्या नाम है, रोजलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस। हाँ, सही बोल रहे हो। स्पेलिंग बोलो। फ्रैंकलिन एंड, जो भी है, एंड विल, इसकी भी स्पेलिंग बोलो। URI, मॉरिस विल्किंस। ये याद है ना? रोजलिन फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस ने क्या किया था? एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी। किसको? एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी के बारे में बताया था। इसके बारे में? एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी। और इस एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी का यूज करके, किसका? एक्सरे क्रिस्टोग्राफी का यूज करके वॉटसन एंड क्रिक ने, किन्होंने? वॉटसन एंड क्रिक ने कब? 1953 में क्या प्रपोज किया? डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया। तो पूछा जाता है डबल हेलिक मॉडल ऑफ डीएनए किस पे बेस है? एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी। किन्होंने डेवलप की थी? रोजालिन फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस ने। डीएनए को न्यूक्लिन नाम किन्होंने दिया था? फ्राइड राइस, फ्रेडरिक मिक्सचर, 1869। सारे न्यूक्लियस के पास आसपास ही तो होते हैं। पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी अपरेटस। हाँ,
लेकिन ऐसे बोल देते हैं कि नियर द न्यूक्लियस होता है। हाँ, क्या मिल गया? क्या दहेज में? किसको दे रहा है दहेज में फॉर्च्यूनर? चल लेगा बेटा, पहले ऐसे काम कर लो कि फॉर्च्यूनर वाली औकात बना लो पहले, वरना पता लगे कि दहेज तो दूर की बात, लड़की ना मिले, वो भी पैसा लेती हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द लिपिड कंपोनेंट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड होता है। लिपिड मोलिक्यूल रिक्वायर कैरियर प्रोटीन टू एंटर इन द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, गलत बात है, लिपिड को कहाँ चाहिए? तो बोथ आर इनकरेक्ट हो गए। हाँ है, ए इज इनकरेक्ट दिया है। क्यों सही है? फोस्फोलिपिड होते हैं ना। हाँ, लिपिड मोलिक्यूल रिक्वायर कैरियर प्रोटीन टू एंटर इन द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, नहीं जरूरत होती ना, क्योंकि वो तो लेयर खुद उसकी है, वो तो पास हो जाएगा आसानी से। वाटर को जरूरत पड़ेगी, तो दोनों ही गलत है। हम्म, ये आंसर नहीं दे रखा क्या? डी, तो डी सही तो है। चलें आगे, चलें। अब हम पहले बात करेंगे चारगाफ रूल की। चारगाफ रूल, सबसे पहली बात, चारगाफ रूल हमेशा लागू होता है किसके लिए? डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। आरएनए के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है, और डीएनए में भी कौन सा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो अप्लीकेबल फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए अप्लीकेबल होता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए किसी के लिए अप्लाई नहीं होता है। आरएनए के लिए तो अप्लीकेबल होता ही नहीं है, क्योंकि आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। क्या कहता है ये? प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन हमेशा किसके इक्वल होता है? पायरिमिडिन के इक्वल होता है। जितना प्यूरिन होगा उतना ही पायरिमिडिन होगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्यूरिन अपॉन पायरिमिडिन, पायरिमिडिन इक्वल टू 1 या फिर कांस्टेंट फॉर एनी स्पीसीज। प्यूरिन क्या आएगा? ग्वेनिन प्लस एडिनिन, और पायरिमिडिन क्या आएगा? साइटोसिन प्लस थाइमिन। इसका रेशियो क्या रहेगा? 1। कांस्टेंट रहेगा किसके लिए? फॉर ऑल स्पीसीज, फॉर ऑल स्पीसीज। अगर हम बोले क्या, एडिनिन प्लस थाइमिन अपॉन ग्वेनिन प्लस साइटोसिन, क्या होगा ये? ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, एडिनिन प्लस थाइमिन अपॉन ग्वेनिन प्लस साइटोसिन, ये हो सकता है। मतलब इसमें एडेनिन और थाइमिन का रेशियो ग्वेनिन और साइटोसिन के कितना है? 1 से कम है। ये किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स देखो, ग्वेनिन और साइटोसिन को इधर लेके चले जाएंगे, तो एडेनिन प्लस थाइमिन लेस देन ग्वेनिन प्लस साइटोसिन। तो प्रोकैरियोट का जो डीएनए होता है वो जीसी रिच होता है। उसके डीएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेस ज्यादा होते हैं? ग्वेनिन और साइटोसिन। ठीक है, अब इसको इधर लेके आओगे तो एडेनिन प्लस थाइमिन ज्यादा आएगा, ग्वेनिन प्लस साइटोसिन क्या आएगा? कम। ये किस में होगा? इन यूकैरियोट। और यूकैरियोट का जो डीएनए होता है वो क्या होता है? 80 रिच होता है। एडेनिन और थाइमिन ज्यादा होते हैं, और ये हमेशा
सब स्पीसीज के लिए कांस्टेंट होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो। चले आगे, सबने लिख लिया। अब हम बात करेंगे डबल हेलिक मॉडल ऑफ डीएनए। किन्होंने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल? वॉटसन एंड क्रिक ने कब? 1953 में। ये क्या कहता है कि डीएनए में क्या होती है, दो हेलिक्स होती है, जो दोनों हेलिक्स एक दूसरे के क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है। कैसी होती है? एंटी पैरेलल। तो डीएनए में कितनी होती है हेलिक्स? दो। डीएनए हैज टू हेलिक्स that are anti-parallel to each other, anti-parallel to each other। दोनों हेलिक्स एक दूसरे के क्या होंगी? एंटी पैरेलल होंगी। ठीक है, एक होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरी किधर से किधर? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटी पैरेलल। ठीक है, एक जो हेलिक्स होती है वो एक पिच जो होती है, डीएनए की जो एक पिच होती है, उसमें कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं? 10 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, पिच ऑफ डीएनए, पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स हैज 10 नाइट्रोजनस बेसेस। ठीक है, एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? थाइमिन के साथ। और ग्वानिन किसके साथ? साइटोसिन के साथ। एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन। वैसे ही थाइमिन एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन से और साइटोसिन, एडेनिन एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थाइमिन। किसके साथ? थाइमिन के साथ, थाइमिन। एंड ग्वानिन फॉर्म, एंड ग्वानिन फॉर्म कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद किसके साथ? मिलके बनाएगा साइटोसिन। अब हम बात करें, डायामीटर ऑफ डीएनए होता है 20 एंगस्ट्रम। डायामीटर ऑफ डीएनए कितना होगा? 20
एंगस्ट्रम। डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजिनस बेस पेयर कितनी होगी? 0.34 नैनोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजिनस बेस, बिटवीन टू नाइट्रोजिनस बेस कितनी होगी? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, और एक पिच में कितने नाइट्रोजिनस बेस हैं? 10। तो लेंथ ऑफ पिच कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ पिच कितनी होगी? 3.4 नैनोमीटर। क्या कर रही हो मुस्कान? क्वेश्चन लिख लिया बेटा? कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं हो रहा चैप्टर? मुझे फास्ट लग रहा है। काफ़ी कवर हो गया। फास्ट भी नहीं पढ़ा रही हूँ मैं तो, फिर इतना कवर क्यों हो रहा है? नोट्स भी लिख रहे हैं। हाँ, बच्चे कम है तो रुकना नहीं पड़ रहा है। आने दो उसको, चुगली करूंगी मैं तुम्हारी। कर दो ना बेटा, पीछे बैठे हो। चलें आगे? हम्म, चलें आगे। हाँ देखो, तो हमने अभी बोला कि डीएनए क्या क्या होता है? डबल हेलिक्स। एक हेलिक्स ये है, ठीक है, तो दूसरी हेलिक्स ये है। दो हेलिक्स है। एक की पोलैरिटी इसकी मैं बना दूं 3' to 5', तो दूसरा क्या होगा? 3' to 5'। ठीक है, एक इसको क्या बोलेंगे? एक पिच। एक पिच में कितने नाइट्रोजनस बेस? 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10। कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं? 10 नाइट्रोजनस बेस होते हैं किसमें? एक पिच में। क्लियर है इतनी बात? मान लो यहाँ पे क्या है, बना के दिखा देती हूँ। मेरे को तोड़ना पड़ेगा इसको। हाँ, मान लो इधर मैंने क्या बनाया है? एडेनिन बनाया है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से इधर किसको जोड़ूंगी? थाइमिन को। इधर ग्वानिन है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन जुड़ा रहेगा। इधर साइटोसिन है तो इधर ग्वानिन होगा। इधर थाइमिन है तो इधर एडेनिन होगा। ठीक है, ये बोल रहा है डायामीटर, मतलब ये कितना है? 20 एंगस्ट्रम। डायामीटर कितना है डीएनए का? 20 एंगस्ट्रम। ठीक है, फिर कहता है कि ये जो पिच है, मतलब ये जो दो नाइट्रोजनस बेस है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। दो के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.34। तो इस पूरे की डिस्टेंस कितनी हो गई? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे? 10 से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये इतनी डिस्टेंस कितनी होगी?
0.34 इंटू 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.4 नैनोमीटर। क्या आ जाएगा 3.4 नैनोमीटर, ये बीच में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर क्या कह रहा है, ये समझ आई क्या, इसके और इसके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2, इन दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए जब वो कोइलिंग करता है, डीएनए की जो कोइलिंग होती है वो कैसी होती है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंडेड होगी। राइट हैंडेड मतलब ये क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, कोइलिंग कैसी होगी, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड, या फिर क्या बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब डबल हेलिक्स डीएनए को वैसे बनाना जरूरी है जैसे अभी बनाया था, पूरा स्ट्रक्चर बनाऊं? यस मैम, कितने बोल रहे हैं, एक बच्चा। बना देते हैं, चलो, तुमने भी तो फीस दी ही है ना। तो इधर एक हेलिक्स मैंने बना दी, ये ज्यादा नहीं बनाऊंगी मैं, 2 ही बनाऊंगी। इधर क्या बनाया, एडिनिन, एडिनिन के साथ कौन जुड़ेगा, थाइमिन। इधर कौन जुड़ रहा है, थाइमिन। क्या कर रही हूँ मैं, एडेनिन के साथ कौन जुड़ रहा है, थाइमिन। यहाँ पे मैंने बना दिया ग्वेनिन, ग्वेनिन के साथ जोड़ दिया 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इधर क्या होगा, कौन जुड़ा होगा, OCH2 और P डबल बॉन्ड OH जुड़ा होगा ना। और यहाँ पे OP, यहाँ पे CH2O और P, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या रहेगा OH। ठीक है, यहाँ पे H H, यहाँ पे भी H और H। ठीक है, ये पहला नंबर कार्बन, दूसरा नंबर कार्बन, तीसरा नंबर कार्बन पे क्या फ्री रहेगा, OH। ये चौथा, ये CH2O, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, और यहाँ पे CH2O, P डबल बॉन्ड O, OH। अब देखो, ये जो हेलिक्स है, ये वाली जो हेलिक्स है, इसका ये वाला कौन सा एंड होगा, इस वाले एंड पे क्या फ्री है, OH। तो ये कौन सा एंड हो गया, 3 प्राइम। ये वाला कौन सा होगा, 5 प्राइम एंड। इसका ये वाला एंड कौन सा होगा, 3 प्राइम, ये वाला 5 प्राइम। तो देखो, एक की पोलैरिटी ऐसे है तो दूसरे की पोलैरिटी ऐसे है, तो दोनों हेलिक्स एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। क्या है, एंटी पैरेलल। एडेनिन थाइमिन के साथ क्या बना रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वेनिन साइटोसिन के साथ क्या बना रहा है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.34। ऐसे कितने होंगे, 10, तो कितनी हो जाएगी 3.4 नैनोमीटर। अब इसमें कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, 1 और 2, कितने हैं, 2। और फॉस्फोएस्टर 1 और 2 ही तो हैं। हाँ, अब बोलो वकार तुम। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क होता है, कहाँ थे बेटा आप, क्लास में थे, बताते हैं, अभी बताते हैं। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज सुगर, फॉस्फेट, इन तीनों को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज सुगर दोनों मिलके जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब हम जिस स्लाइड पे थे उसी पे आ जाते हैं, ये वाले। इसमें क्या है, ये क्या है, पेंटोज सुगर।
ये क्या है, नाइट्रोजिनस बेस। तो ये जो इतनी सी स्ट्रक्चर है ना, इतनी सी, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इसके साथ क्या ऐड कर दिया, फॉस्फेट, तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन इतना क्या है, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो ये क्या बन गया, डबल हेलिक्स। समझ आया बेटा, जिसने बोला था डायग्राम बना दो मैम, आ गया समझ? ठीक है, बनाओ तो अब आराम से बैठ के, 10 मिनट पास हो जाएंगे ऐसे तुम्हारे। वैसे सही है, पता होना चाहिए। तुम बनाओ तब तक मैं उसको डाउट बताती हूँ। एनाबीना नो स्टॉक, नो स्टॉक मतलब साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया मतलब मोनेरा, मतलब नहीं होगा। हाँ, क्या डाउट था तुम्हारा? ये जया कौन है? देखो C3 साइकिल में NADPH कितने बनते हैं, 2 बनते हैं ना। C3 साइकिल, अच्छा ये काउंट करना नहीं आया, ये C3 साइकिल है। ठीक है, पहले क्या होगा, राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट है, ये CO2 के साथ मिलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि CO2 ऐड हो रहा है। बेटा बातें नहीं, क्या बनेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एसिड से फिर क्या बनेगा, ट्रायोज फॉस्फेट, मतलब या तो एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। एल्डिहाइड और कीटोन बन रहा है, मतलब इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो यहाँ पे हमें क्या काम में लेना पड़ेगा, NaDH2। तो यहाँ पे एक मोलिक्यूल किसका काम आएगा, NaDH2 का। 2 मोलिक्यूल है ना इसके, तो 2 मोलिक्यूल किसके काम आ जाएंगे, NaDH2 के। और एक मोलिक्यूल किसका यूज हो जाएगा, ATP का। जब रीजनरेशन होगा, वापस से इसको रीजनरेट करना है, तो भी हमें क्या खर्च करना पड़ेगा, ATP। तो एक साइकिल में कितने ATP, 1 और 2, 3 ATP। तो एक ग्लूकोज बनाएंगे तो इस साइकिल को, बेटा आवाज मत करो, एक ग्लूकोज बनाएंगे तो इस साइकिल को कितनी बार होना पड़ेगा, 6 बार। तो एक में कितनी NaDH2 बन रहे हैं, 2, तो 6 में कितने बनेंगे, 12। एक में कितनी ATP काम आ रही है, 3, 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3, तो 6 साइकिल में कितनी आ जाएगी, 6 × 3, 18। आया समझ में, पक्का? तो यही बताया है यहाँ पे कि NaDH2 कितने हो गए, 12, और ATP कितनी होगी, 18। ठीक है। प्रोकैरियोट में सेल डिवीजन नहीं होता, माइटोसिस और मियोसिस नहीं होता DNA रेप्लिकेशन होता है उसमें, DNA डिवीजन के जस्ट पहले डिवाइड होता है। हम्म किसका, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। हाँ, चलें आगे। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, फिर कल से हमें पैकेजिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी बस। सेंट्रल डोगमा और पढ़ लेते हैं। हम्म हाँ, मॉडिफिकेशन पढ़ लेना। हम्म आएगा, आएगा, क्योंकि जो सिलेबस ऐड हुआ है ना, फैमिलीज भी तो नहीं है NCERT में। पता नहीं, हाँ ये भी सिलेबस में है।
ऐसे ही सेकेंडरी ग्रोथ ही तो नहीं है एनाटॉमी में, लेकिन एनसीईआरटी ने तो पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा वो कुछ भी नहीं दे रखा, लेकिन वो है। चले आगे। हाँ अब लिखो बेटा सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा के बारे में किन्होंने बताया था? फ्रांसिस क्रिक ने। किन्होंने बताया था? गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। क्या बोला था? कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए के पास ट्रांसफर होती है, डीएनए से किसके पास जाती है? आरएनए के पास जाती है, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से एंजाइम, और एंजाइम क्या करते हैं? किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। डीएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन, और इसको आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। इसको बोल देंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। क्या सब ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है? नहीं। क्या होता है? कुछ वायरस जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ठीक है, रिट्रोवायरस, जिनको हम क्या बोलते हैं? रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए। जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। इनमें क्या पाया जाता है? रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। क्या होगा? रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। टेनियम एंड बाल्टीमेयर ने बताया था, ये हमें याद नहीं करना है। टेनियम एंड बाल्टीमेयर ने। बाल्टीमेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा जी? आरएनए से क्या बनेगा? पहले डीएनए बनेगा। आरएनए से क्या बनेगा? डीएनए। ठीक है, फिर डीएनए से वापस आरएनए बनेगा, और फिर क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो आरएनए से डीएनए बन रहा है। डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए से डीएनए बनने को क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक क्वेश्चन बताओ, पहले ये लिख लो, सोल्व करना। क्या क्वेश्चन है? अभी भेजा है मेरे को किसी ने। इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए नंबर ऑफ नाइट फॉस्फोएस्टर बॉन्ड 3250। पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो। 3250 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ बेस पेयर बताओ। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है 250। बेस पेयर पूछे बेटा। ऑप्शन बताते हैं तुम्हें। 1625, 1626, 3252, 3250। डाइएस्टर पूछा है। 1625 क्यों नहीं? डाइएस्टर बॉन्ड ज्यादा होता है। ये लिखो पहले, फिर करते हैं सोल्व।
3250 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। बेस पेयर्स 1626, 1625 नंबर ऑफ क्या है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तीन 3250। ठीक है, तो पूछा क्या है नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस पेयर। नाइट्रोजनस बेस पेयर कितना होगा। तो देखो हम डीएनए बनाते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या बनाया पेंटोज शुगर, इधर क्या बनाया नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, इधर भी नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे डाइएस्टर बॉन्ड, डाइएस्टर बॉन्ड, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, ये मतलब क्या है 1 2, और इसमें आगे वाले में कितने होंगे बनाओ फॉस्फोडाइएस्टर 1 2 3 4। रुको रे, यहाँ पे क्या आएगा नाइट्रोजनस बेस नाइट्रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 नाइट्रोजनस बेस में कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होंगे 1 2 3 4। ठीक है, या फिर हम बोले 1 2 3 4, 4 नाइट्रोजनस बेस में कितने हैं 2 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, है ना 2 है ना। 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने होते हैं 2 होते हैं। ठीक है, 4 में कितने होते हैं 2, तो एक में कितना होगा 2/4 है कितना 3250, तो 2 कितना आ जाएगा 1625 आएगा। 26 क्यों आएगा 1625 ही आ रहा है क्या आंसर, तो कितना आ रहा है 26 क्यों आएगा। 10 बेस पेयर ले लिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक और फिर एक, टाइम लगेगा इसमें। कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं। सही बनाए हैं क्या 10 में 6 को कैसे बनेंगे 10 में 18 बनेंगे। करते हैं अभी वहाँ आगे करते हैं क्वेश्चन। क्या पढ़ना है हमें पैकेजिंग पढ़नी है नेक्स्ट क्लास में। PAC पैकेजिंग की स्पेलिंग बोलो PACKING पैकेजिंग ऑफ PACKAGING पैकेजिंग ऑफ DNA पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी करते हैं सोल्व इस क्वेश्चन को। आ रही हूँ।